जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टीआरएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बात किया था। आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्या होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। अच्छा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है डीएनए के स्ट्रैंड से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ट्रांसलेशन। एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर कोडॉन्स जो कि एमआरएनए पर प्रेजेंट होते हैं उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका ट्रांसलेशन। हम लोग जानते हैं एमआरएनए जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर बनता है, वो बेसिकली बनने के बाद न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही आता है वहाँ पर एमआरएनए पे प्रेजेंट जो कोड्स होते हैं उसे कहते हैं कोडॉन्स। क्या कहते हैं, कोडॉन्स। और जो टीआरएनए पे प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटीकोडॉन्स। इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है ना। तो जो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स है उस पर ही लिखा हुआ है कि कौन सा अमीनो एसिड से कौन से टाइप का प्रोटीन बनेगा, है ना। तो बेसिकली एमआरएनए को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके मुताबिक ही तो हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए आर ट्रांसलेटेड एंड specific amino acid in a sequence form a polypeptide on ribosome। बराबर है। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ेंगे तब बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और ये सब में कौन इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ओके, और क्या ध्यान में रखना है आपको, यही कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस बेसिस इन द एमआरएनए। बराबर है। कौन से टाइप का अमीनो एसिड आने वाला है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स पर डिपेंड करेगा। कोडॉन से डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड आएगा और कौन से टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है, द अमीनो एसिड्स आर जॉइंट बाय बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। चेक करो, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। तो दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कनेक्टेड होता है थ्रू अ लिंकेज, थ्रू अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है ये, पेप्टाइड बॉन्ड, विच इज CONH2। क्या है ये, CONH2 इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। बराबर है भाई। बॉन्ड को बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या है ये, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ध्यान में रखना है चीज, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में सारे रिक्वायर्ड चीज़ें पढ़ ली थी, फिर हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा, उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले रिक्वायर्ड चीज़ें और उनका फंक्शन क्या है वो देखा था। उसी तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिक्वायर्ड चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है करो। डेफिनेटली मुझे बनाना है प्रोटीन। क्या बनाना है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन बनाना है तो डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए, एक तो अमाइनो एसिड चाहिए। अरे प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन का जो सिंगल यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए और टीआरएनए चाहिए। एमआरएनए क्यों चाहिए, क्योंकि एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन से ही तो डिसाइड करोगे आप कि कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है। और दूसरा टीआरएनए, अरे भाई टीआरएनए चाहिए, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड चाहिए, क्योंकि यही बेसिकली क्या करने वाला है, यही अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से पकड़ कर लेके आने वाला है ना। तो हमें टीआरएनए भी चाहिए। दूसरा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली ऐसे बॉडीज होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, ठीक है ना।
फिर बात करते हैं एटीपी चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ये एनर्जी कहीं और से नहीं बल्कि एटीपी से आएगा। कहाँ से आएगा? एटीपी से आएगा, ठीक है ना। फिर हमें Mg2+ चाहिए। व्हाट इज Mg2+? इट इज मैग्नीशियम डाइवेलेंट कैटायन। क्या ये? मैग्नीशियम डाइवेलेंट। व्हाट इज डाइवेलेंट? जिसके लिए ये चेक करो चार्ज क्या है, अगर यहाँ पे +2 है तो इसका मतलब क्या है? डाइवेलेंट कटायन बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट कटायन। जिस पे प्लस चार्ज होता है बेटा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कटायन कहेंगे। क्या कहेंगे? कटायन। अगर +1 होता तो मोनोवेलेंट कटायन बोलते हैं। क्लियर है ना? अगर माइनस होता तो क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनायन, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम्स। और हमें कुछ रिलीज फैक्टर भी चाहिए जो कि मदद करेंगे। एक बार जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुका होगा, तो यही रिलीज फैक्टर बेसिकली क्या करेगा? सारी चीज़ों को अलग कर देगा। टीआरएनए को अलग कर देगा, राइबोसोम को अलग कर देगा और एमआरएनए को अलग कर देगा। समझ में आएगी नहीं? तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले अमाइनो एसिड्स, फिर एमआरएनए टीआरएनए, फिर राइबोसोम्स, फिर एटीपी, फिर Mg2+ विच इज अ डाइवेलेंट कटायन, फिर हमें चाहिए एंजाइम्स और साथ में क्या चाहिए? रिलीज फैक्टर, ठीक है ना। ठीक, काम करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो इधर रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। सर राइबोसोम्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है? अरे भाई क्योंकि वही वो जगह है, वही वो साइट है जहां पर बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस चालू होता है। तो हमें डेफिनेटली राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इधर अगर मैं बात करूँ राइबोसोम्स, व्हाट इज राइबोसोम्स? बेटा कभी ध्यान में रखना, कहीं भी अगर लिखा हो जोम, कहीं पर लिखा हो जोम, दैट इज SOME, जैसे हम लोग जानते हैं राइबोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, तो यहीं पर अगर जोम वर्ड आया ना, जोम का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स एक ऐसी बॉडी होती है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए लिखा है देखो राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की तो प्रोकार्योटिक के अंदर अलग राइबोसोम मिलता है और यूकार्योटिक में अलग टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं प्रोकार्योटिक के अंदर, किसकी बात करूं? प्रोकार्योटिक के अंदर, तो प्रोकार्योटिक के अंदर हमें 70S सब यूनिट का राइबोसोम देखने को मिलता है। वापस से, प्रोकार्योटिक के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट है 70S का राइबोसोम, और जो यूकार्योटिक के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें है 80S सब यूनिट। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? 80S राइबोसोम हमें देखने को मिलता है और 70S हमें प्रोकार्योटिक में देखने को मिलता है। अगर मैं 70S के सब यूनिट की बात करूं, 70S के सब यूनिट की बात करूं तो 70S जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? 50S और 30S। किससे? 50S और 30S। सर 50 + 30 तो 80 होता है, आपने 70 लिखा है। बेटा यहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं देखना है, क्योंकि देखो इधर मान लो ये 50S इधर है और ये 30S इधर है, तो इन दोनों में होता क्या है? ये दोनों कर लेते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग करने की वजह से इतना हिस्सा क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बचता है 50 और यहाँ पर बस ये 30 ही होता है, लेकिन 10 यूनिट जो होता है वो ओवरलैपिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ये 70 दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेंशन कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करूँ अगर यूकार्योटिक की, किसकी बात करूँ? यूकार्योटिक की, तो उसमें होता है 80S राइबोसोम, और 80S राइबोसोम का सब यूनिट है वो है 60S और 40S। 60 और 40 तो होता है 100, लेकिन बेटा मैंने बोला ना आपसे ये 60S है और ये है मान लो 40S, तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करते समय इतना सा हिस्सा क्या होता है? इतना हिस्सा ओवरलैपिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 80S सब यूनिट 80S यूनिट देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? आप देखो क्या लिखा हुआ है, द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ऑकर सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। देखो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ऐसे में जो राइबोसोम्स हैं यानी जो दोनों यूनिट है, जो दोनों सब यूनिट्स हैं, वो लोग साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेपरेटली साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। मतलब 50S कहीं और होगा और 30S दोनों ही अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है, जैसे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू होता है, वैसे ही 50S और 30S क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और किससे जुड़ेंगे? बेसिकली ये डाइवेलेंट कटायन यानी Mg2+ से जुड़ेंगे। क्लियर है क्या? ओके, डन है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये लोग जुड़ जाएंगे सेपरेटली प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली
सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, ओनली बोला है, क्या बोला है बेटा, ओनली बोला है, ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तभी ये दोनों जो सब यूनिट हैं वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ेंगे, डाइवेलेंट कटायन। देखो इधर मान लो ये है लार्जर यूनिट, मतलब ये 50s पकड़ लो, और ये है छोटा वाला यूनिट, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, किससे जुड़ेंगे बताओ, दैट इज बिकॉज ऑफ Mg2 प्लस आयन विच इज अ डाइवेलेंट कटायन, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या लिखा है, नोट करके ध्यान में रखना है चीज़, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो बेटा सबसे पहले बाइंड करता है mRNA से। अब mRNA से जो है चेक करो, देखो इधर समझो, ये मान लो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से mRNA यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, mRNA आ चुका है। ये जो मान लो लार्जर सब यूनिट है ये है स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है और ये है लार्जर सब यूनिट, जो कि पहले अलग अलग प्रेजेंट थे। जैसे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू होगा mRNA से सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा, जुड़ेगा, उसके बाद लार्जर सब यूनिट जुड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना कि mRNA से सबसे पहले कौन सा सब यूनिट जुड़ता है, लार्जर कि स्मॉलर, आंसर क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। वही तो लिखा हुआ है नोट में, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू दी mRNA। और ध्यान में रखना बेटा, क्या जो लार्जर सब यूनिट है वो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट किसके लिए, tRNA। सर मान लो ये लार्जर सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट में हमें कुछ रीजन्स ऐसे देखने मिलते हैं जो बेसिकली tRNA को बाइंड कर देते हैं। क्या करते हैं, tRNA को बाइंड कर देते हैं। मतलब tRNA किस पर बाइंड करता है, स्मॉलर सब यूनिट कि लार्जर सब यूनिट, द आंसर इज लार्जर सब यूनिट, क्योंकि लार्जर सब यूनिट में कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग साइट फॉर दी tRNA। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं वो कौन से बाइंडिंग साइट हैं जो कि लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लार्जर सब यूनिट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, लार्जर सब यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान में रखना, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है कि जो लार्जर सब यूनिट है उसके हैं, उस पर प्रेजेंट है 3 बाइंडिंग साइट। ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है ना कि जो लार्जर सब यूनिट है बेटा उस पर बेसिकली क्या है प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट बताओ, उस पर प्रेजेंट है बाइंडिंग साइट, किसके लिए, tRNA के लिए बाइंडिंग साइट है। किसके लिए प्रेजेंट है, tRNA के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है ना। तो वो कौन कौन से बाइंडिंग साइट है वही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, tRNA प्रेजेंटेड, tRNA के लिए 3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला जो साइट बेटा वो है ई साइट। क्या है, ई साइट। जो दूसरा साइट बेटा वो है पी साइट, और जो तीसरा वाला है वो है ए साइट। क्या है, ए साइट। सबसे पहला कौन सा साइट है, ई साइट, फिर पी साइट, फिर ए साइट। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो ई साइट है, जो पी साइट है, जो ए साइट है, ये तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट रहने वाले हैं, लार्जर सब यूनिट पे रहने वाले हैं। अब अगर मैं प्रोकार्योट की बात करूंगा तो प्रोकार्योट में लार्जर सब यूनिट क्या है, 50s है ना। और अगर मैं यूकार्योटिक की बात करूँ तो उसमें लार्जर सब यूनिट क्या है, 60s। तो ये सारे तीनों साइड्स लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट रहने वाले, ठीक है। अभी कैसे काम करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी इधर जाओ। तो व्हाट इज ई साइट, ई साइट मैं बोल रहा हूँ कब से, ई साइट। तो ई साइट है क्या, ई साइट कुछ और नहीं बल्कि एग्जिट साइट। क्या है, एग्जिट साइट, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज पी साइट सर, व्हाट इज पी साइट। पी साइट बेटा क्या है, पी साइट मतलब पेप्टिडाइल साइट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये, पेप्टिडाइल साइट, ठीक है ना। और हम लोग लास्ट में बात करें तो वो है ए साइट। क्या है, ए साइट। एंड व्हाट इज ए साइट सर, इट इज अमाइनो असाइल साइट। बेटा वापस से एक बार, ई से क्या है, एग्जिट साइट, पी से क्या है, पेप्टिडाइल साइट, और ए से क्या है, अमीनो असाइल साइट। बेटा मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप क्लासरूम में ही याद करके चले जाओ, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है बेटा आपको, क्या सर, कि जो सबसे पहला फर्स्ट tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, फर्स्ट tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी बता रहा हूँ बेटा। देखो इधर, तो ये रहा tRNA, क्या है ये, क्या ये tRNA है ना, पढ़ा हुआ ये चीज़, ये क्या है, tRNA। और tRNA पे प्रेजेंट होता है, ये मान लो 5 प्राइम एंड, और ये क्या है, 3 प्राइम एंड, है ना। तो बेसिकली जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पर CCA सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है।
कौन सा सीक्वेंस देखने मिलता है? CCA, एंड CCA सीक्वेंस इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। कौन सा साइट है ये? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो जो भी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होने वाला है, मतलब रहने वाला है, उस पर ही बेसिकली अमीनो एसिड आके क्या करेगा? जुड़ेगा ना। तो जब अमीनो एसिड इस CCA साइट पर आके जुड़ जाता है, उसके बाद जो tRNA बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, tRNA प्रेजेंट है, अमीनो एसिड बचा हुआ है ना, अमीनो एसिड जब उस पर जुड़ चुका होगा tRNA पर, तो उसे कहते हैं tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब देखो क्या है, जो पहला tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स होगा वो डायरेक्टली एंटर करता है पी साइड पे। देखो मतलब यहां पर सबसे पहला जो tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स होने वाला है वो सबसे पहले कहां पर जाएगा? पी साइड पे जाएगा। कहां जाएगा? पी साइड पे। इसको समझाने के लिए देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है ना। तो ये रहा बेटा mRNA, जो कि न्यूक्लियर पोर्ट से आया है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना। ये रहा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ये रहा लार्जर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट और जो स्मॉलर सब यूनिट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, दैट इज Mg2+। क्लियर है? और ये जो लार्जर सब यूनिट है आपको 3 साइड दिख रहा होगा, EPA, है ना। तो ध्यान में रखना, जो पहला अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा किस साइड पर आएगा? सबसे पहले पी साइड पे आएगा। अब चेक करो, जैसे पहला tRNA पी साइड पे आएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर वो शिफ्ट करेगा ई साइड पे। जैसे पी साइड से ए साइड पे शिफ्ट होगा, वैसे ए पे एक नया tRNA आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो पहला tRNA होगा वो हमेशा किस साइड पे आएगा? पी साइड पे आएगा। पहला वाला आएगा पी साइड पे, पी साइड से कहाँ जाएगा? ई साइड पे। लेकिन पहले tRNA के बाद जितने भी tRNA आएंगे वो सब कहाँ पर आके जुड़ेंगे? ए साइड पे। कहाँ आके जुड़ेंगे? ए साइड पे। ए साइड से जाएंगे पी साइड पे, पी साइड से ई साइड पे। वापस से जो सबसे पहला फर्स्ट tRNA जो होगा बेटा वो पी पे जुड़ेगा, पी से जाएगा ई पे। लेकिन इसके बाद फर्स्ट के बाद नेक्स्ट जितने भी tRNA आएंगे वो सब सबसे पहले कहाँ जुड़ेंगे? ए पर, ए से जाएंगे पी पर, पी से फिर ई पर, और फिर ऐसे बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो इसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट में आपको लिखाया हुआ है, क्या कि नेक्स्ट पहले अमीनो एसिड को छोड़ के नेक्स्ट जितने भी ऑल लिखा है, देखो नेक्स्ट ऑल जितने भी हैं सब बाइंड करेंगे ए साइड से। ए साइड से फिर कहाँ जाएंगे? वो मूव करेंगे पी साइड पे, और पी साइड से कहाँ मूव करेंगे? ई साइड पे। समझ में आया कि नहीं है बेटा? है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आज बेसिकली हम लोग ने क्या देखा? आज हम लोग ने ट्रांसलेशन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, और राइबोसोम क्या होता है, और राइबोसोम पर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से साइट्स होते हैं, राइबोसोम पे कितने यूनिट होते हैं और वो यूनिट कैसे जॉइंट होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब बेसिकली हम लोग रेडी हैं मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बेटा वो आएगा ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म, कि किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगले लेक्चर का वेट करना होगा। तब तक क्या करना है? एक तो tRNA का लेक्चर देख लेना है, दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ है क्या, दैट इज राइबोसोम के बारे में, और ट्रांसलेशन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको अच्छे से पढ़ के आना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना है, ठीक है ना बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।